गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। तो हम लोगों को आज पढ़ना है विलोम शब्द। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो इससे पहले हम लोग 3 सेट कर चुके हैं और जिस भी छात्र ने अभी तक नहीं किए हैं 3 सेट तो वो कर सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, अलग अलग बनी है, पूरी शब्दावली की एक साथ बनी हुई है और टॉपिक के हिसाब से भी बनी हुई है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आज हम करेंगे चौथा सेट। तो सबसे पहले हमारे सामने पहला शब्द है हमारा मानवता। मानवता का विलोम होगा नृशंसता। नृशंसता का मतलब हो गया यानी पशुता कह सकते हैं हम, और इसका दूसरा शब्द ना पशुता भी आ जाएगा। ठीक है, पशुता। तो मानवता का मतलब होता है मनुष्य के गुण। ठीक है, मनुष्य के गुण। और नृशंसता मतलब हो गया राक्षस के गुण या पशु के गुण कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें मानव के गुण ना हो। आगे शब्द आता है हमारा, शब्द है रथी। रथी कहते हैं, रथी का विलोम हो जाएगा विरथी। ठीक है, तो रथी का मतलब होता है योद्धा या रथ पर वह योद्धा जो रथ पर सवार हुआ करता था। ठीक है, तो रथ पर सवार होने वाले योद्धा को रथी कहा गया था। और विरथी जिसके पास रथ न हो या पैदल यात्री को कह सकते, मतलब सॉरी यात्री को नहीं, पैदल योद्धा को कह सकते हैं विरथी। ठीक है, तो रथी मतलब हो गया जिसके पास रथ हो, जो रथ पे सवार होता था वो योद्धा, और विरथी जो रथ पे सवार नहीं है। आगे शब्द आएगा हमारा अर्पित। अर्पित का मतलब होता है किसी को भी अर्पण कर देना, समर्पित कर देना। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा अनर्पित। अनर्पित शब्द कैसे बना है? अब अन उपसर्ग लगा है, ध्यान रखिएगा, अन उपसर्ग लगा है किसमें? अर्पित शब्द में। ठीक है, तो अर्पित शब्द में हमने अन लगाया तो इस अ ने न को पूरा कर दिया, तो ये यहाँ पर हो गया अनर्पित शब्द हो गया। तो यानी अन माने नहीं, तो जो अर्पित न किया जाए तो अनर्पित हो गया। ठीक है, तो अर्पित का विलोम हो गया अनर्पित। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा, शब्द है उन्मुख। उन्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख। देखो दोनों शब्द जो बने हैं, यह उन्मुख शब्द बना है आपका उत प्लस मुख से। ध्यान रखिएगा, इसमें संधि हुई है, इसमें संधि है आपकी व्यंजन संधि। त का मेल म से हो रहा है, तो व्यंजन संधि का नियम कहता है कि यदि किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण किसी पंचमाक्षर से मिलता है तो वह अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। ये पंचमाक्षर है म, इसके साथ मिल रहा है तो ये न में बदल गया, तो शब्द हो गया आपका उन्मुख। अब क्या होता है? उत का मतलब होता है उस। ठीक है, उस यानी उस, और मुख माने मुख, तो उसकी ओर मुख। तो अब इसका अर्थ लिख लो, उन्मुख का मतलब होता है उसकी ओर मुख, यानी जिसकी भी बात करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने अभी आपकी तरफ मुख किया तो मैं आपके उन्मुख हूं। ठीक है, तो उसकी ओर मुख। अब अगर मान लो मैंने ऐसे पलट लिया तो मैं आपसे क्या हो गई? विमुख हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा। तो विमुख का मतलब होता है दूसरी ओर मुख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दूसरी ओर मुख। इसमें वी उपसर्ग लगा है, इससे बना है शब्द। तो उन्मुख का विलोम हो गया विमुख। आगे शब्द आता है हमारा उपचार। उपचार का मतलब होता है इलाज, किसी भी चीज का इलाज करना। अब इसका विलोम हो जाएगा, उपचार का विलोम हो जाएगा अनुपचार। अब फिर से देखो शब्द को आप देखोगे तो यह भी उपसर्ग से बना हुआ है। तो अब जब शब्द की पहचान आप कर लोगे तो इसमें लगा है अन उपसर्ग, अन प्लस उपचार। तो अनुपचार शब्द है तो ये ऊ जो है ना को पूरा कर देता है, तो अनुपचार शब्द हो गया। तो उपचार यानी इलाज करना। ठीक है, तो अनुपचार मतलब इलाज नहीं करना, इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा विलोम हो गया उपचार का विलोम अनुपचार। आगे शब्द है कृत्रिम। कृत्रिम का विलोम हो जाएगा प्राकृतिक। तो कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी या जो मानव के द्वारा बनाया गया है, इसका विलोम है प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, यानी जो ईश्वरीय शक्ति के द्वारा बनाया गया है या जो बनावटी नहीं है। ठीक है, तो कृत्रिम हो गया जो मानव के द्वारा बनाया गया है बनावटी, और प्राकृतिक हो गया जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। तो कृत्रिम का विलोम
प्राकृतिक, और प्राकृतिक की जगह कभी कभी नैसर्गिक भी आ जाता है, ठीक है। तो नैसर्गिक क्या है? नैसर्गिक है प्राकृतिक का विलोम, पर्यायवाची। तो यानी नैसर्गिक और प्राकृतिक का मतलब एक ही होता है। तो अगर कृत्रिम का विलोम कभी नैसर्गिक भी आता है तो ये मत सोचना कि मैम आपने तो प्राकृतिक पढ़ाया था। तो यानी प्राकृतिक के जितने भी पर्यायवाची हैं वो इसका विलोम हो सकते हैं, किसके? कृत्रिम के, ठीक है। अब आगे शब्द आता है हमारा जोड़। शब्द है जोड़। जोड़ का विलोम हो जाएगा घटाना। तो अब देखो ये निर्भर कर रहा है, यहाँ जोड़ का मतलब है किसी चीज को जोड़ने से, ठीक है, अंकों को आपस में जोड़ने से मतलब है। तो इसका जो विलोम है वो हो गया घटाने से, तो अंकों को आपस में क्या होगा? घटाने से, ठीक है। अब मान लो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हम पैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो पैसे जोड़ रहे हैं तो जोड़ना, और फिर वही पैसे खर्च होते जा रहे हैं तो मतलब हम घटाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस जोड़ का विलोम हो गया घटाना। आगे शब्द है हमारा एकाधिकार। एकाधिकार का विलोम हो जाएगा सर्वाधिकार। देखो शब्द आपका क्या बना है? एक से बना है, एक प्लस अधिकार, ठीक है। तो एकाधिकार हो गया। अब इसमें क्या है? संधि लगी है संधि कर लो आप, एक प्लस अधिकार। अब इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है। इसका अ और इसका अ मिलके हो गया आ, तो एकाधिकार। तो मतलब जिस पर किसी एक का अधिकार हो तो वो क्या हो जाएगा? एकाधिकार हो जाएगा। सर्वाधिकार, सर्व प्लस अधिकार। तो सर्व का मतलब, अब देखो इसे आप लिख लो ना, सर्व प्लस अधिकार, तो इसमें भी दीर्घ संधि हुई है हमारी, ठीक है। तो ऐसी चीजों को तो आप समझ सकते हैं। अंतिम अ और ये अ मिलकर बना है सर्वाधिकार। तो सर्व, सर्व का मतलब सभी। तो जिस पर किसी एक का अधिकार है वो एकाधिकार हो गया, और जिस पर सब का अधिकार है वो सर्वाधिकार हो गया। अब इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एकाधिकार निजी संपत्ति को कहते हैं, ठीक है, निजी संपत्ति जो होती है किसी व्यक्ति की, और सर्वाधिकार सरकारी को कह सकते हैं क्योंकि उस पर सबका अधिकार होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट साक्षर। साक्षर का विलोम हो जाएगा निरक्षर, ठीक है। साक्षर, अब ये भी शब्द बना है स प्लस अक्षर से ही ध्यान दीजिएगा, इसमें भी फिर संधि हुई है। अब आप कैसे पहचानते हैं ना? शब्द को पहचानते हैं, इसका अ और इसका अ मिलकर आ बना रहे हैं, शब्द हो गया साक्षर, ठीक है। तो साक्षर का मतलब हो गया पढ़ा लिखा होना, यानी जिसे अक्षर का ज्ञान हो, ठीक है। तो जिसे अक्षर का ज्ञान हो वो क्या हो जाएगा? साक्षर कहलाएगा। और इसका विलोम हो जाएगा निरक्षर। तो फिर शब्द जो है ये बना है निर, ठीक है। निर प्लस अक्षर से बना है शब्द, निर प्लस अक्षर, ये अ इस रा को पूरा कर देता है, शब्द हो जाता है निरक्षर। यानी जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो तो वो क्या हो गया? निरक्षर हो गया, ठीक है। तो साक्षर का विलोम हो गया निरक्षर, ठीक है। अब आता है शब्द आपका आगे मितव्ययी। मितव्ययी का विलोम हो जाएगा अपव्ययी। मित का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा कम। व्ययी माने खर्च करने वाला, ठीक है। तो व्यय में ई लगाया। अब देखो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मित व्यय आ सकता है। मान लो शब्द आ गया मित व्यय, तो मित व्यय और मित व्यय में क्या अंतर है? इसमें ई लगा दिया तो ई का मतलब करने वाला या करने वाली, ठीक है, ये हो गया। और मित व्यय का मतलब होता है थोड़ा खर्च, ठीक है। और मित व्यय का मतलब हो गया थोड़ा खर्च करने वाला, ठीक। तो ई लग के यही आ जाएगा। अब मित व्यय का विलोम क्या होगा? अपव्यय होगा, अपव्ययी नहीं होगा। मान लो अगर ऐसे पूछ लिया कभी परीक्षा में कि मित व्यय का विलोम दे के आपको अपव्यय और अपव्ययी दे दिया दोनों, तो और फिर एक विकल्प में दे दिया दोनों होंगे, ए और बी, ऐसे करके कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अर्थ के हिसाब से चलना है। ई लग जाएगा तो वाला वाली हो जाएगा, और ई हट जाएगा तो यहाँ पर मतलब उसका अपना संज्ञा हो जाएगा। तो मित व्यय, मित व्यय का मतलब हो गया कम खर्च करना, और मित व्ययी का मतलब हो गया कम खर्च करने वाला। और इसका विलोम हो गया अप माने अधिक हो गया, व्यय माने खर्च करने वाला, ठीक है, व्ययी। तो अधिक या बेकार, व्यर्थ में, अप का मतलब अधिक भी हो जाएगा, अप का मतलब व्यर्थ भी हो जाएगा, ठीक है। तो व्यर्थ में खर्च करने वाला या बहुत अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से
अब आगे शब्द आता है हमारा प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का विलोम हो जाएगा म्लान। देखो, प्रफुल्ल का अर्थ है खुश, ठीक है, खुश क्या, आनंद में, प्रफुल्ल हो उठा, मतलब आनंदित हो उठा। तो प्रफुल्ल का अर्थ है आनंद, और इसका मलान, तो मलान शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। मलान का मतलब होता है मुरझा जाना, मलान का मतलब होता है उदास हो जाना, मलान का मतलब होता है गंदा होना, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का अर्थ क्या है, यहाँ पे खुश, आनंद से है, तो मलान का अर्थ यहाँ पे उदास से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा अर्थ आता है उस हिसाब से हम इसका मतलब जिस तरह का विलोम है तो उल्टा वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया प्रफुल्ल का अर्थ हो गया खुश होना, और मलान का अर्थ हो गया उदास होना। तो प्रफुल्ल का विलोम हो गया मलान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है, शब्द है हमारा ग्राम्य। ग्राम्य का विलोम हो जाएगा नागर। नागर, अब ग्राम्य का मतलब क्या होगा, ग्राम्य का मतलब है गांव का, ठीक है, गांव का निवासी, ग्रामीण कह सकते हैं, जो गांव में रहने वाला है उसे ग्राम्य कहते हैं। और नागर, जो नगर में रहने वाला है उसे नागर कहते हैं, ठीक है। नगर का निवासी, नगर में रहने वाला नागर कहलाएगा। तो ग्राम्य का विलोम हो गया नागर। आगे शब्द है हमारा औदार्य। देखो, औदार्य शब्द हमारा क्या बना है, प्रत्यय विधि से बना है। उदार शब्द में हमारा प्रत्यय जुड़ा है य, और जब हमारा यह प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है, अब आप में से जिन छात्रों ने प्रत्यय पढ़ लिया होगा वो तो समझ गए होंगे, जिन्होंने प्रत्यय नहीं पढ़ा है तो जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें तब समझ में आ जाएगा। जब ये य मिलता है तो प्रथम स्वर में दीर्घ परिवर्तन करता है, प्रथम स्वर में परिवर्तन क्या हो जाएगा, औ का हो जाएगा, और ये दा आ जाएगा, र आधा रह जाएगा क्योंकि अंतिम स्वर को हटा के जुड़ना है ये, तो जब र आधा रह जाएगा तो ये य के ऊपर चढ़ जाएगा और शब्द क्या हो गया, औदार्य। तो इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द है उदार। तो उदार, तो औदार्य का मतलब होता है उदार होने वाला, यानी उदारता, ठीक है। तो ये इसका विशेषण आ गया, तो उदारता, इसका विलोम हो गया अनौदार्य, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, अनौदार्य। तो क्या औदार्य में क्या जोड़ दिया, अनौदार्य जोड़ दिया। अब इसमें अगर हम देखें तो अनौदार्य में अगर आपसे किसी ने पूछा कि अनौदार्य में मूल शब्द क्या है भाई बताओ, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अन तो इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें मूल शब्द है उदार, और फिर इसमें यह जो है वो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसका मूल शब्द है उदार, ठीक है। तो जिसमें उदार नहीं है, अन माने नहीं होना, तो जिसमें उदारता नहीं है अनौदार्य हो गया, जिसमें उदारता है वो औदार्य हो गया, ठीक है। इस तरह से शब्द, और जो ये शब्द बता रही हूँ कि ये संधि है, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है, ये इस तरह से उनको बगल में रफ कॉपी पे लिख लिया करो। लिखने से क्या होगा कि इससे आपको ये चीज़ पता चल पाएगी कि जो यहाँ पे आप शब्द अभी लिख रहे हैं, आगे अगर परीक्षा में आ गया इन्हीं में से ही तो आपके दिमाग में पहले से ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे शब्द है हमारा धनवास। धनवास का अर्थ होता है जिसके पास सब कुछ हो, धन संपत्ति सुख सुविधा सब कुछ हो, और इसका विलोम हो गया अकिंचन। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो, ठीक है। अकिंचन का क्या अर्थ होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। तो और ये आपका दोनों किस में आता है, ये आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आता है। तो ध्यान रखिए कि जब आप वाक्य शुद्धिकरण कर रहे हैं, आप वर्तनी शुद्धिकरण कर रहे हैं, आप पर्यायवाची कर रहे हैं, आप विलोम शब्द कर रहे हैं, आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर रहे हैं, या आप समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है। तो जब आप अपना दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलाते हो तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ना याद रहती हैं, तो आपको ना कम मेहनत में ज़्यादा शब्द याद हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, यहाँ आपको पता चल गया जिसके पास सब कुछ हो तो उसे धनवास कहते हैं, या कहें जिसके पास सुख सुविधाएं हो, धन संपत्ति हो, उसे धनवास कहेंगे, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे अकिंचन कहते हैं। तो धनवास का विलोम हो जाएगा अकिंचन, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा
मौलिक। मौलिक शब्द की अगर हम बात करें तो यह शब्द हमारा बनता है, मूल शब्द में हमने इक जोड़ा है, उससे शब्द बना है मौलिक। मतलब तो मौलिक का मतलब ये हो गया कि जो अपने असली रूप में है, जिस रूप में जन्मा है, मौलिक का मतलब। ठीक है, अब इसका विलोम हो गया अनूदित। तो अनूदित मैंने आपको बताया है, जिस पे बड़ा ऊ लगा हुआ है, अनूदित, उसका मतलब होता है अनुवाद किया हुआ। और जिसका अनुवाद किया हुआ है तो मतलब उसमें परिवर्तन किया गया है। तो मौलिक हो गया बिना परिवर्तन के अपना मूल रूप में, और अनुदित हो गया परिवर्तन किया हुआ या अनुवाद किया हुआ, तो इसका विलोम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मौलिक का विलोम हो गया अनुदित। बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे आता है आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम हो गया दास्ता पूर्वक। ठीक है, अब स्वतंत्रता पूर्वक मतलब जिसे जो स्वतंत्र हो, ठीक है, स्वतंत्रता के साथ हो, आजाद हो। ठीक है, और दास्ता मतलब गुलामी के साथ। ठीक है, तो पूर्वक यानी जो आजादी के साथ है स्वतंत्रता पूर्वक, और जो गुलामी के साथ है दास्ता पूर्वक। आगे शब्द आता है हमारा गुरुता। गुरुता का विलोम हो जाएगा लघुता। गुरुता कहते हैं बड़प्पन को। ठीक है, गुरु में ता प्रत्यय जोड़ा है, तो गुरुता कहते हैं बड़प्पन को, जिसके अंदर बड़प्पन होता है, महानता होती है। ठीक है, हर किसी को क्षमा कर देने की शक्ति होती है, गुरुता उसे कहते हैं। और लघुता कहते हैं छोटापन, जिसके अंदर छोटापन, जो बहुत मतलब लोगों को समझ नहीं पाए कुछ भी, तो लघुता। तो गुरुता का विलोम हो जाएगा लघुता। आगे शब्द है हमारा सशक्त। सशक्त का विलोम हो जाएगा अशक्त। ठीक है, देखो शक्त मतलब शक्ति से है, श माने साथ। ठीक है, तो जिसमें शक्ति होगी उसको हम सशक्त कहते हैं। कहते हैं वह स्वयं ही सशक्त है, मतलब वो खुद ही अपना काम कर सकता है, सशक्त है, वो किसी के भरोसे में नहीं है। लेकिन इसका विलोम हो जाएगा अशक्त। अशक्त मतलब जो सशक्त नहीं है, जो किसी दूसरे पर आश्रित है, उसे असक्त कहते हैं। ठीक है, चलो आगे शब्द आता है हमारा सन्यासी। सन्यासी का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है, देखो ये पॉइंट आपका आता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही शब्द होता है आपका सन्यास। ठीक है, एक तो इसकी वर्तनी लिखने के लिए आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी वर्तनी में आपको आधा न भी लगाना है और बिंदी भी लगानी है। ठीक है, तो सन्यास का विलोम जो होगा वो होगा गृहस्थी। ठीक है, क्या होगा? गृहस्थी। और सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ। अब ये दोनों में अब कंफ्यूज मत करना, कभी सन्यासी का विलोम गृहस्थी लगा दो या उल्टा हो जाएगा, अर्थ से समझना है। सन्यासी का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसने सन्यास लिया है, तो इसका विलोम क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति जिसने सन्यास नहीं लिया है, अर्थात वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा है। तो गृहस्थ का मतलब होता है वह व्यक्ति जो घर परिवार में लगा है। ठीक है, गृहस्थी का मतलब होता है घर परिवार। ठीक है, अब इसका विलोम हो जाएगा सन्यास। सन्यास तो वो अवस्था है, और गृहस्थी भी क्या है? वो अवस्था है। ठीक है, तो इसलिए सन्यास का विलोम गृहस्थी और सन्यासी का विलोम गृहस्थ। ठीक है, चलो आगे आता है शब्द थोक। थोक का विलोम हो जाएगा फुटकर। इसे तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे, कहते हैं थोक के भाव ले लो, ये मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, तो यानी थोक। और फुटकर थोड़ा थोड़ा, टुकड़ों टुकड़ों में, छोटा छोटा करके, तो ये हो जाएगा फुटकर। ठीक है, चलो आगे शब्द आता है हमारा दृष्ट। दृष्ट का विलोम हो जाएगा विनम्र और विनीत। दृष्ट का मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट या बहुत दुष्ट व्यक्ति, एक तरह से खल व्यक्ति, जो किसी की ना सुनता हो, बहुत कठोर हो, दृष्ट। ठीक है, उसको कहते हैं दृष्ट, दुष्ट व्यक्ति को। इसका विलोम हो जाएगा विनम्र। जो विनम्र है, सौम्य है, विनीत है, सबसे बहुत अच्छे से बात करता है। ठीक है, तो दृष्ट का विलोम विनम्र या विनीत हो जाएगा। आगे शब्द आता है भूगोल। भूगोल का विलोम हो जाएगा खगोल। भूगोल मतलब पृथ्वी से संबंधित शास्त्र। ठीक है, तो पृथ्वी से संबंधित शास्त्र भूगोल कहलाता है, और खगोल ब्रह्मांड से संबंधित शास्त्र
खगोल कहलाता है। ठीक है, तो जो ब्रह्मांड से संबंधित है वो खगोल कहलाएगा। आगे शब्द आता है हमारा विधि। विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। विधि का मतलब होता है किसी भी चीज पर नियम बनाकर स्वीकृति देना। ठीक है, एक तरह से विधि कि यह विधि है, मतलब इसी तरह से काम को करना है। और निषेध का मतलब हो गया मना करना, मतलब ये नहीं करना है। ठीक है, तो जो करना है वो हो गया विधि, जो नहीं करना है वो हो गया निषेध। ठीक है, तो नियम ही है दोनों, एक में स्वीकृति है और एक में निषेध है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा चुस्त। चुस्त शब्द का विलोम होगा क्या? ढीला, लचर और सुस्त, मतलब ढीला, लचर और सुस्त। तो चुस्त का विलोम, चुस्त का मतलब होता है कसा हुआ। ठीक है, कसा हुआ, सटीक। और ढीला, लचर, सुस्त, जो कसा हुआ नहीं है, ढीला है, अलग अलग। ठीक है, आगे शब्द है हमारा सुमति। सुमति का विलोम है कुमति। देखो शब्द बना है दो शब्दों से। मति माने बुद्धि, सु माने अच्छी, तो अच्छी बुद्धि। ठीक है, तो अच्छी बुद्धि तो सुमति कहलाएगी, और मति बुद्धि, कु माने बुरी। तो जो बुरी बुद्धि हो जाए, या कहे जो बुद्धि की भ्रष्ट कहते हैं ना, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो कुमति कहते हैं। अरे इसकी तो कुमति हो गई है। ठीक है, तो अच्छी बुद्धि सुमति, बुरी बुद्धि कुमति। ठीक है, तो आगे शब्द आता है हमारा ह्रास। ह्रास का विलोम हो जाएगा विकास या वृद्धि। ह्रास का अर्थ होता है गिरावट होना, कमी आना। ठीक है, या धीरे धीरे नष्ट हो जाना, ह्रास। अब इसका विलोम हो गया विकास। विकास का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे वृद्धि की ओर बढ़ना, वृद्धि की ओर, विकास, विकास होना, वृद्धि होना। ठीक है, तो ह्रास का विलोम हो जाएगा विकास या वृद्धि। आगे शब्द है अभिशाप। अभिशाप का विलोम हो जाएगा आशीष। अभिशाप का मतलब होता है बुरे वचन बोलना, किसी के लिए बुरे वचन बोला जाए या किसी को अपशब्द कहा जाए, अभिशाप कहलाता है। और आशीष किसी को शुभ वचन कहना, अच्छे वचन कहना, आशीष कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब क्या करना है आपको, मैंने अर्थ बताया, आप लोगों ने लिख लिया होगा अपने साथ। अब मेरे साथ बोलना है, दोहराना है, क्योंकि अभी दोहराओगे नहीं तो चीजें ऐसे ही रह जाएंगी। तो मेरे साथ बोलना है, जोर जोर से बोलना है, इतना तेज बोलना चाहिए गले में दर्द हो जाए, है ना। तो इतना तेज आपको बोलना है ताकि याद रहे, तभी दिमाग को याद रहेंगी ये सारी चीजें। तो चलो हम देखते हैं, मैं शब्द बोलती हूँ, आपको उसका विलोम बताना है। मानवता का विलोम नृशंसता। रथी का विलोम विरथी। अर्पित का विलोम अनर्पित। उन्मुख का विलोम विमुख। उपचार का विलोम अनुपचार। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक। जोड़ का विलोम घटाना। एकाधिकार का विलोम सर्वाधिकार। साक्षर का विलोम निरक्षर। मित व्ययी का विलोम अपव्ययी। प्रफुल्ल का विलोम मलान। ग्राम्य का विलोम नागर। औदार्य का विलोम अनौदार्य। धनवास का विलोम अकिंचन। मौलिक का विलोम अनुदित। स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम दासता पूर्वक। गुरुता का विलोम लघुता। सशक्त का विलोम अशक्त। सन्यासी का विलोम गृहस्थ। थोक का विलोम फुटकर। धृष्ट का विलोम विनम्र विनीत। भूगोल का विलोम खगोल। विधि का विलोम निषेध। चुस्त का विलोम ढीला लचर सुस्त। सुमति का विलोम कुमति। ह्रास का विलोम विकास वृद्धि। अभिशाप का विलोम आशीष। ठीक है, इस तरह से हम विलोम शब्द याद करेंगे। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये आज हम लोगों ने सेट किया। मैम आपसे 1 साल से पढ़ रहे हैं पर पहली बार लाइव देख रहे हैं। बेटा पढ़ तो रहे हो, लेकिन अभी मैं पढ़ा रही थी तब आप कमेंट बाजी कर रहे थे। हाँ, गलत बात। मैम आपका क्लास बहुत अच्छा लगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को? ठीक है, आवाज नहीं आ रही वीडियो में? भाई सब लोगों को आवाज आ रही है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? तुम अपना चेक करो अपने मोबाइल को, कहीं कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है।
चलो, तो बात समझ में आ गई। मैम हिंदी ग्रामर बुक चाहिए हमें, आपकी ऑनलाइन मिल सकती है क्या? हाँ बेटा, ऑनलाइन मिल जाएगी, आप हमारे एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन निधि एकेडमी है, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर देखो आप इनका टेस्ट पेपर देना चाहते हो टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर आप दे सकते हो, हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी पर है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।